आओ आओ बच्चों, शुरू करें अपनी आज की क्लास। मोहित, मोहित नाम है आपका। आइए बेटा। बेटे चैप्टर अपना जो है आज शुरू हो रहा है कंपनी अकाउंट। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो कंपनी अकाउंट है ये मैं टारगेट भले ही सीए फाउंडेशन के हिसाब से करूंगा, लेकिन ये सभी के लिए कॉमन है, चाहे वो सीएस वाले बच्चे पढ़ रहे हो, चाहे सीएमए वाले बच्चे पढ़ रहे हो। कंपनी अकाउंट हमारा जो है वो सबके लिए सेम ही क्लास में कवर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो मैं क्लास में क्वेश्चन कराऊंगा वो सारे सारे स्टडी मैटेरियल सीए फाउंडेशन को स्पेसिफिक टारगेट करके कराऊंगा। तो क्वेश्चन कौन से क्वेश्चन करेंगे हम लोग, जब हम करेंगे क्वेश्चन सीए फाउंडेशन वाले। ठीक है, आइए जी। तो मैं शुरू करता हूँ जी। चैप्टर कंपनी अकाउंट। सबसे पहले बेटे कंपनी अकाउंट का ना चैप्टर, पहले तो एक बात ध्यान रखना कि कंपनी अकाउंट के लिए अगर कोई बच्चा ये सोच के बैठा है कि ये थ्योरी, ये न्यूमेरिकल का चैप्टर है और न्यूमेरिकल ही हमें करने हैं जिसके बेस पे नंबर आने हैं, तो मैं आपको बता दूं कि ये सोच आपको चेंज करनी पड़ेगी। क्योंकि ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर में बेटे थ्योरेटिकल पोर्शन भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना न्यूमेरिकल पोर्शन है। तो आप ध्यान रखना कि यहाँ पर हमें थ्योरेटिकल पोर्शन पर भी काफी एफर्ट डालना है। ठीक है, तो बेटे मैं यहाँ पर जो चैप्टर कराऊंगा कंपनी अकाउंट का, उसके अंदर मैं आपके साथ में थ्योरेटिकल पार्ट भी डिस्कस करूंगा और वो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। चलिए जी, तो मेरे साथ साथ में बच्चे क्या करेंगे, फटाफट से चार्ट बनाएंगे कंपनी अकाउंट का। बेटा एक चार्ट बनाएंगे कि हम यहाँ हम यहाँ पर सबसे पहले कंप्रीहेंसिव चार्ट बनाएंगे। ठीक है, सीए के हिसाब से। ठीक है, सीए कोर्स के हिसाब से, वही कोर्स सीएमए और सीएस में भी कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। सीए में जो 3 स्टेजेस होती हैं, सबसे पहले मैं थोड़ा सा कंपनी अकाउंट की बात बता दूं पहले। बेटे सीए के अंदर मैं बात कर रहा हूं, सबसे पहला लेवल है बेटे फाउंडेशन। चलो मैं चार्ट वाइज वैसे बनाता हूँ जैसे मैं बनाता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे सोचा था चार्ट चेंज करूँ। आइए जी, नहीं करते, हम ओरिजिनल पे ही रहते हैं। लो जी, तो कल को ऐसा ना हो कि कोई ये कहे कि सर आपने कहीं कहीं और से तो ये चार्ट नहीं उठाया। क्योंकि बेटे मेरी सीए क्लब इंडिया पे 2014 में 2014 की सीए फाउंडेशन की क्लास रिकॉर्डेड पड़ी है, आप वहां जाकर ये चार्ट देख सकते हैं। और कितनी पुरानी, तब मैंने फाउंडेशन छोड़ा था 2015 में, फिर बीच में फिर हमने शुरू हो गए क्योंकि इंटर में बच्चे कम हो गए। तो बेटे ये चार्ट आप मेरी पुरानी वाली क्लास में भी देख सकते हैं, जिसके बेस पर मैं आपको ये बात कह रहा हूँ। ये चार्ट सिर्फ मैं ही अपनी क्लास में करता हूँ। आइए जी शुरू करते हैं। बेटे कंपनी ओवरऑल है क्या, कंपनी अकाउंट हमें कई जगह देखने को मिलता है, कई जगह। ठीक है, सीए वाली स्टेज में सीए फाउंडेशन, सीए इंटर और बेटा सीए फाइनल, सब जगह पर हमें कंपनी अकाउंट की अलग अलग चीजें देखने को मिलती है। और कंपनी अकाउंट में हम लोग अगर ये सोच के बैठे कि खाली जी हम तो इश्यू ऑफ शेयर्स, इश्यू ऑफ डिबेंचर और ये सब चीजें करने वाले हैं, तो मैं आपको बता दूं कंपनी अकाउंट बहुत वाइड टर्म है। और उसके लिए जरूरी है कि हम लोग क्या करें, हम लोग इस चीज का ध्यान रखें कि कंपनी अकाउंट वर्ड एक लिमिटेड वर्ड नहीं है। कंपनी सेक्रेटरी वाले कोर्स में पूरी ढंग से कंपनी अकाउंट पूरी सिस्टमेटिक होती है। हमारे यहाँ तो क्या उसका ट्रेलर होता है अलग अलग जगह पे। जैसे सबसे पहले बेटे कंपनी में है क्या क्या चैप्टर, देखो सबसे पहले कंपनी क्या करती है, कंपनी शेयर्स को इश्यू करती है। सबसे पहले बेटे स्टार्टिंग वाला जो चैप्टर है हमारा, जो हम लोग बात करेंगे वो है बेटे यहाँ पर नंबर 1, बेसिक इंट्रोडक्शन, बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ कंपनी। सबसे पहले तो हम जानेंगे कि भाई कंपनी आखिर है क्या। कंपनी अकाउंट के बारे में सबसे पहले तो हम जानेंगे बेसिक इंट्रोडक्शन में कि भाई कंपनी आखिर है क्या। फिर दूसरी बात हम करेंगे, फिर जब कंपनी मार्केट में आ जाती है, क्या कहा मैंने, फिर बेटे कंपनी जब मार्केट में आ जाती है रजिस्ट्रेशन होने के बाद में क्या होती है कंपनी, कैसे किस चीज की वजह से बातें होंगी, वो हमारी बेसिक में बातें होंगी जो हम आज करेंगे। तो दिमाग से ये तो निकाल देना कि खाली थ्योरी या खाली न्यूमेरिकल हम लोग सोच के चलेंगे, दोनों चीजें सोचनी पड़ेंगी। दूसरा पॉइंट, फिर अगला पॉइंट होता है कि कंपनी जब आती है रजिस्ट्रेशन होती है तो कंपनी लोगों से पैसा इकट्ठा शुरू करती है करना, इशू ऑफ शेयर्स। एक चैप्टर हमें पढ़ना होता है इशू ऑफ शेयर्स, कंपनी लोगों से पैसा कैसे करती है इकट्ठा, उनको शेयर इशू करके।
ठीक है, आइए जी, नंबर थर्ड स्टेज, जब कंपनी इशू करती है शेयर्स, कई बार कंपनी को लोन की जरूरत भी होती है, तो कंपनी क्या करती है बेटे, शेयर्स के साथ में एक लोन वाले डॉक्यूमेंट जिनको हम बोलते हैं डिबेंचर्स, मतलब अगर हमने किसी को ये कहा कि तुम शेयर सर्टिफिकेट लो और पैसे दो, तो सामने वाले बंदे को हम क्या कर रहे हैं, मालिक बना रहे हैं बिजनेस का, कंपनी का क्या बना रहे हैं बेटे, मालिक बना रहे हैं। लेकिन अगर हम किसी को कह रहे हैं कि भैया पैसे दो और हमारे से डिबेंचर्स लो, तो हम उसको जमाई बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं हम, जमाई। सर क्या बात कर रहे हो, हाँ हाँ बेटे, मतलब लोन लोन ले रहे हैं हम उससे, मतलब दिवाली हो, दशहरा हो, कुछ भी हो, जमाई के पास में क्या होता है भाई साहब, मिठाई का डब्बा जाना ही होता है। ऐसे ही काम यहाँ पे होता है, कंपनी में प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, उससे मतलब नहीं होता क्या होता है, उनके पास में क्या होता है, उनको इंटरेस्ट देना ही देना होता है। ठीक है जी, अगला नंबर थर्ड चैप्टर, बेटे इसके बाद में क्या होगा, जब कंपनी खूब पैसा कमाने लगती है, तो कंपनी क्या करती है, इन डिबेंचर्स का पैसा वापस करना शुरू कर देती है जिनसे उसने लोन लिया है। तो एक कंपनी की जो स्टेज आती है, पहले आप समझो कंपनी है क्या, कंपनी किस स्टेज पे काम करती है। ठीक है, पहले हम लोग रिदम समझेंगे सही सिस्टम से, जो कंपनी को पूरा अगर पढ़ना चाहे तो कैसे पढ़ना चाहिए। नंबर थर्ड, ये है बेटे, जब पैसा वापस करना शुरू कर देते हैं, मतलब बेटे रिडम्पशन। सर रिडम्पशन क्यों नहीं लिखा आपने रिपेमेंट, रिडम्पशन मतलब जब बेटे प्री डिसाइडेड फिक्स डेट हो और प्री डिसाइडेड फिक्स अमाउंट हो, इस तारीख में इतना पैसा वापस दिया जाएगा, सब कुछ बातें तय हो, तो उसको रिपेमेंट नहीं बोलते, उसको बोलते हैं रिडम्पशन। और जहां पे ये चीज टर्म तय नहीं होती, डिसाइड नहीं होती, वहां पर हम क्या बोलते हैं उसको, रिपेमेंट। रिडम्पशन ऑफ शेयर्स, पहले मैं लिखूंगा डिबेंचर, सबसे पहले बाहर वालों का पैसा वापस करते हैं। फिर अगली स्टेज, फिर बेटे घर में ना दो तरह के वो होते हैं शेयर होल्डर, एक होता है इक्विटी, एक होता है प्रेफरेंस, पढ़ेंगे हम लोग जब बेसिक में बातें करेंगे। नंबर फोर्थ है हमारा रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर्स, अभी आप बस इतना मान लो, घर में छोटा बच्चा है और नालायक है, कह रहा है कि मुझे आजाद करो, मैं घर से अलग होना चाहता हूँ, ज्वाइंट फैमिली में, बस समझ लो प्रेफरेंस शेयर होल्डर एक छोटा शेयर होल्डर होता है, घर का छोटा मालिक होता है, और वो अपना हिस्सा मांग करके अलग होना चाहता है। रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, इस चैप्टर में हम लोग ऐसी बातें करेंगे, इन प्रेफरेंस शेयर्स का रिडम्पशन किया जाएगा। कभी कभी क्या होता है कि मार्केट में हमारे इक्विटी शेयर्स, दूसरे लोग भी कंपनी के इक्विटी शेयर्स दूसरे लोगों के हाथों में आ जाते हैं, बाहर वालों के हाथ में आ जाते हैं, क्योंकि हमने शेयर्स मार्केट में पब्लिकली इनवाइट कर ही रखे हैं। सब पब्लिकली मतलब बेटे दो तरह की कंपनियां होती है, पढ़ेंगे हम बेसिक में, ठीक है ना। आज तो हमारी इन सब चीजों पे बातें होनी है ओवरऑल, कि कंपनी ताकि हमारे कंट्रोल में चले, हम नहीं हो कि जो उसी तरह से बहें जैसे कंपनी हमेशा पढ़ते आए, कंपनी की एक एक पॉइंट पे कंट्रोल करना है। तो भाई मार्केट में हमारा शेयर जो है पब्लिकली कई बार चला जाता है, क्योंकि दो तरह की कंपनी होती है, प्राइवेट और पब्लिक। पब्लिक में पब्लिक को भी ऑफर किया जाता है, आओ भाई कोई भी मालिक बनना चाहो। तो हुआ क्या, जिन लोगों ने कंपनी स्टार्ट की थी, उन लोगों के हाथ से कंपनी बाहर निकल जाती थी, क्योंकि कंपनी में एक कॉमन रूल है कि जिसमें वोट 50% से ज्यादा आएंगी, वो डिसीजन कंपनी के अंदर लागू होगा, और जिसके पास में 50% से ज्यादा शेयर होंगे, तो वो वोट जिस तरफ डालेगा उसी तरफ कंपनी ओके बोलेगी, और हर काम कंपनी में वही होगा जहां पर 50% से ज्यादा वोट आएगी। तो इसलिए कई बार क्या होता है, इस चीज को कंट्रोल करने के लिए क्या किया जाता है, इक्विटी शेयर्स का भी, कुछ इक्विटी शेयर्स को कहते हैं भैया इक्विटी शेयर्स खत्म करो ये वाले मार्केट से, कहीं ऐसा ना हो कि बाहर वाले हमारे बिजनेस पे कंट्रोल करे, सारा का सारा पेड़ लगाया हमने और फल के कोई और मजे ले। तो इसलिए हम क्या करते हैं, कुछ इक्विटी शेयर्स का भी पैसा वापस करते हैं। तो एक चैप्टर और है हमारा नंबर 5 चैप्टर, जिसका नाम होता है बेटे बाईबैक। क्या, बाईबैक ऑफ इक्विटी शेयर्स। अगली बात, खैर इन सब चीजों से निकलने के बाद में आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं क्या सर, फिर कहानी थोड़ा आगे बढ़ती है और अगली स्टेज आती है कि भाई चलो भाई ये सब तो काम हो ही रहे हैं, अब बताओ कंपनी बनाई किस लिए थी, कि खूब पैसा कमाने के लिए। तो मतलब कंपनी में क्या होगा कि कंपनी में जब पैसा कमाया जाएगा, तो नंबर 6 चैप्टर बेटे वहां पर डिविडेंड भी डिस्ट्रीब्यूट होगा, वहां पर अर्निंग का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, अर्निंग
डिस्ट्रीब्यूशन, जिसको हम क्या बोलते हैं भाई, इसी पर्पज से तो मिले हम लोग, कमाना है और शेयर करना है, कमाना है और शेयर करना है। कम प्लस पेनी, ये दो चीजें हैं, ब्रेड टुगेदर बताऊंगा, ये सब बेसिक में बातें होंगी, साथ में मिलके अर्निंग करना और ब्रेड की शेयरिंग करना। अर्निंग डिस्ट्रीब्यूशन, बेटे क्या अर्निंग होगी बताओ यहाँ पे, सर यहाँ पे ना डिविडेंड होगा, हाँ ठीक है, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट होगा, इसको डिविडेंड कहते हैं। तो बेटे आगे बात करते हैं, कंपनी में पैसा कमाया जाएगा और डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, इसको हम बोलते हैं अर्निंग डिस्ट्रीब्यूशन। ओवरऑल कंपनी में क्या क्या चीजें हैं जी, पहले जरा जान ले, फिर देखेंगे हमें किस किस स्टेज पर कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना होता है। नेक्स्ट पॉइंट, उम्मीद है ये आपने नोट कर लिया होगा। बेटे अगला एक और चैप्टर है, एक और चैप्टर है, लिखिए जरा, नंबर 7 होगा ना, देखो जी नंबर 7, यस नंबर 7 लिखिए, बोनस शेयर्स इशू। भाई बोनस शेयर को इशू करने वाला भी एक चैप्टर है, नंबर 8 चैप्टर। बोनस शेयर इशू के बाद में अगला शेयर, अगला जो चैप्टर है वो है बेटे यहाँ पर राइट इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स। यहां पर भी बेटे बोनस शेयर्स में भी आप करो, बोनस इक्विटी शेयर्स इशू करने का चैप्टर। बोनस में कौन से शेयर्स दिए जाते हैं, इक्विटी शेयर्स दिए जाते हैं, किसको दिए जाते हैं जी, आइए जी, इक्विटी शेयर होल्डर को दिए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, अगला चैप्टर है हमारा राइट इशू के बाद में। फिर जब बेटे जब बिजनेस बहुत अच्छे से चलने लगता है, बोनस शेयरिंग भी कर रहा, प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन भी किया, नए शेयर्स में मान लिया हमें और पैसे की जरूरत है, तो हम क्या करते हैं, फिर से नए शेयर इशू करते हैं। और नए शेयर इशू करके हम पहले क्या करेंगे, पहले एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर को ऑफर करते हैं और कहते हैं कि भाई एक काम करो, तुम्हें खरीदने तो बताओ, नहीं तो फिर पता चला कल को फिर चिल्लाने लगो कि 50% से कंट्रोल किसी और के हाथ में चला गया, कंपनी बनाई थी हमने। तो जो नए शेयर इशू किए जा रहे हैं वो हमेशा पहले एग्जिस्टिंग वालों को राइट दिया जाता है कि आप अगर चाहो तो अपने शेयर्स को खरीद लो और अपने पास रख लो। इसी का बेटे चैप्टर नंबर 8 है राइट इशू का चैप्टर। पहले समझ लो कंपनी में आखिर है क्या क्या। नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 9 है हमारा फिर, अब क्या होता है बेटे, कंपनी बढ़ी, बहुत बड़ी कंपनी, खूब बढ़िया से काम कर रही है, बिजनेस में बेटे राइवल्स बहुत आते हैं, कंपटीशन बहुत होता है। तो कई बार क्या होता है कि एक कंपनी दूसरी कंपनी को या तो खरीद रही होती है, या फिर दो कंपनियां मिलकर के एक नई कंपनियां बना रही होती है और मोनोपोली क्रिएट कर रही होती है मार्केट में। फॉर एग्जांपल मान लिया कोई कंपनी है जो अकाउंट्स पढ़ाती है, वहां पर टीचर अकाउंट्स पढ़ाते हैं और वहां पर बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है। दूसरी कंपनी है, वहां पर टैक्स पढ़ाते हैं, रिजल्ट बहुत अच्छा आ रहा है। अगली कंपनी है जो कोस्ट कोस्ट एफएम पढ़ाती है, वहां पर रिजल्ट बड़ा अच्छा आ रहा है। एक है जो लो पढ़ाते हैं। अगर चारों लोग मिलकर के एक नई कंपनी बनाए, अपने अपने आप की ईगो छोड़ करके, मतलब अलग अलग एक्सचेंज छोड़ करके एक नई कंपनी में बन जाए, तो इसको बोलते हैं मिल जाना, कंपनियों का मिल जाना। उसको नाम दिया जाता है बेटे अमालगमेशन। लिखिए बेटे अमालगमेशन। एंड एब्जॉर्प्शन। अभी बेटे यहाँ पर दो पार्ट है, जब दो कंपनियां मिलकर के एक नई कंपनी बनाएंगी तो कहेंगे अमालगमेट हो गई, मिल गई। एब्जॉर्प्शन होगा तो बेटे उसमें क्या होगा, एक कंपनी दूसरी कंपनी को एब्जॉर्ब कर लेती है। जैसे फोम होता है ना, फोम फोम क्या करता है, वो पानी को अगर डालेंगे तो पानी उसमें समा जाता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, उसको चूस लेता है ना। ऐसी कभी कभी एक कंपनी दूसरी कंपनी को क्या कर लेती है, खरीद लेती है, तो एब्जॉर्प्शन भी बोलते हैं उसको। तो अमालगमेशन या एब्जॉर्प्शन ऑफ कंपनीज। फिर क्या होता है, एक कंपनी ने दूसरी कंपनी के 50% से ज्यादा शेयर्स होल्ड कर लिए, तो यहां पर एक चैप्टर हमें और भी पढ़ना होता है जिसका नाम है होल्डिंग कंपनी। जब एक कंपनी दूसरी कंपनी के 50% शेयर से ज्यादा खरीद लेती है, और जब भी मीटिंग होती है तो अपनी बिंदास तरीके से बात चलाती है, कहती है ये नहीं ये होगा, क्योंकि 50% से ज्यादा वोट उसके हाथ में। और कंपनी का एक कॉमन रूल है जी, डिसीजन मेकिंग का एक कॉमन रूल है जी, जो हर कंपनी में फॉलो होता है जी,
कि शेयर होल्डर की मीटिंग में वो बात फाइनल होगी, ओनर की मीटिंग में वो बात फाइनल होगी जहां 50% से ज्यादा लोग बोलेंगे कि भाई ये वाला काम करना है। जब एक कंपनी दूसरी कंपनी के 50% से ज्यादा होल्ड कर लेगी, शेयर्स खरीद लेगी, तो वो कंपनी दूसरी कंपनी पर होल्ड कर लेती है, उसकी लगाम पकड़ लेती है। देखा जाए तो जैसे घोड़े वाले क्या करते हैं, टांगे वाले क्या करते हैं, घोड़े की लगाम पकड़े रखते हैं, उसको होल्ड किए रखते हैं ना, अब वो जिधर मोड़े उधर मुड़ेगा। ऐसे बेटे एक कंपनी दूसरी कंपनी को क्या कर लेती है, होल्ड कर लेती है। मतलब समझ लो तांगे वाला बन गया होल्डिंग कंपनी, और जिस पर न जिस घोड़े को होल्ड किया जा रहा है वो घोड़ा तांगे वाले के लिए क्या बन गया, सब्सिडी कंपनी। ऐसी बेटे यहाँ पर जिस कंपनी पर होल्ड किया जाता है वो कंपनी कहलाती है सब्सिडियरी कंपनी, सब्सिडियरी कंपनी। आइए जी, मैं आगे बढ़ता हूं, बातें तो और भी होंगी, सभी जगह पर एक चीज कॉमन रहेगी। क्या सर? वो है हमारा चैप्टर नंबर 11। कैसे सर? बेटे ये है कंपनी का, चाहे कंपनी कभी भी हो, चाहे वो इशू कर रही हो, चाहे रिडम्पशन कर रही हो, चाहे वो अमालगमेट कर रही हो, चाहे बोनस कर रही हो, चाहे राइट इशू कर रही हो, चाहे कुछ भी कर रही हो, कंपनी को ईयर एंड पे फाइनल अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो कंपनी के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, चाहे कंपनी किसी भी किसी भी चैप्टर के अंदर बात हो रही हो, किसी भी तरह की ट्रांजैक्शन कर रही हो कंपनी, कंपनी को क्या करना होगा बेटे, कंपनी के फाइनल अकाउंट बनेंगे। क्या बनेंगे? कंपनी के फाइनल अकाउंट बनेंगे। और वो कंपनी के फाइनल अकाउंट बनेंगे, कंपनीज एक्ट में कुछ शेड्यूल्स दे रखे हैं, जैसे सेक्शंस होते हैं, सब सेक्शंस होते हैं, ऐसे ही बेटे रूल्स होते हैं, वहां पर कुछ शेड्यूल्स होते हैं। तो वहां पर जैसे नोट नंबर होते हैं ना, ऐसे वहां पर शेड्यूल्स हैं। तो शेड्यूल थर्ड में इसका फॉर्मेट समझाया गया है कि भाई शेड्यूल थर्ड के दो पार्ट है, पार्ट वन और बेटे पार्ट टू। अभी बात कर रहा हूँ वन टू। पार्ट वन में समझाया गया बैलेंस शीट का फॉर्मेट, और पार्ट टू में बताया गया है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट। ठीक है जी। राइट इशू समझ नहीं आया भाई? राइट माने क्या होता है? अधिकार। अभी तो मैंने कुछ समझाया नहीं, ये चैप्टर तो अभी हो ही नहीं रहे, ये तो मैं आपको बता रहा हूँ ओवरऑल कंपनी कहाँ कहाँ फैली हुई है। जब देखो तब बोल देते हैं कंपनी। अब हम कहते हैं भाई कंपनी तो हम पढ़ के आए फाउंडेशन पे, इंटर में फिर से कंपनी, फाइनल में फिर से कंपनी। क्या ये अलग अलग चीजें हैं? नहीं, पहले समझ लो कंपनी या काम कैसे करती है। तो राइट इशू की बात मैं पूरी करता हूँ पहले। राइट माने अधिकार, इशू माने देना, शेयर कर मतलब जारी कर देना। इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर्स को जारी करना। राइट इशू और आईपीओ दो होते हैं। एक होता है बेटे जब कंपनी शुरू शुरू में काम कर रही होती है तो क्या होता है, इनिशियल पब्लिक ऑफर होता है। क्या होता है? इनिशियली जब काम कंपनी कर रही होती है तो इनिशियल पब्लिक ऑफर, आईपीओ बोलते हैं। आईपीओ क्या बोलते हैं? आईपीओ, जब फर्स्ट टाइम इशू कर रहे होते हैं। तो दूसरा होता है बेटे राइट इशू। राइट इशू मतलब कंपनी को पैसे की और पैसे की जरूरत पड़ी, क्योंकि कंपनी के हाथ में मान लो बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे गाजियाबाद से लेकर के मेरठ तक का एक रेलवे प्रोजेक्ट चल रहा है, मान ले किसी कंपनी के हाथ में ये प्रोजेक्ट है, तो वो पैसा तो वहां पे इन्वेस्ट करेगी पक्का, और पक्का पता है उसे पैसा उसका आई जाना है। सरकार है, कोई चोर तो है नहीं, लेके भागेगी नहीं। आज नहीं तो कल वो पैसा दे देगी। लेकिन क्या होगा, स्टेज बाय स्टेज काम पूरा होता रहेगा और काम हमें रोकना नहीं है। तो पैसे की कंपनी को और जरूरत पड़ेगी, तो कंपनी क्या करेगी, मार्केट से और पैसा उठाएगी। वो कैसे उठा सकती है? या तो नया डिबेंचर इशू कर दे, या फिर नया शेयर इशू कर दे। लेकिन शेयर इशू करने में खतरा है, शेयर इशू में करने में खतरा होता है। मान लें कंपनी बनाई आपने और कल को 50% से ज्यादा शेयर्स किसी और के हाथ में चले गए, तो इस डर से कंपनी के अंदर लो ही ऐसा बन गया है, कंपनी ने लो ही ऐसा बना दिया है, कंपनी ने कहा है कि भाई पहले ना पुराने वाले इक्विटी शेयर होल्डर को ऑफर करना, कभी पता चला उनकी मेहनत खराब हो जाए और होल्ड किसी और का हो जाए। इसी तरह के जो शेयर्स होते हैं जो सेकंड टाइम इशू किए जाते हैं, उनको बोला जाता है कि उनको पहले एग्जिस्टिंग वालों को राइट है कि उनको वो ऑफर किया जाए। वो अगर नहीं खरीदना चाहते हैं तो पब्लिक को बोलो। तो इनको बोला जाता है राइट इक्विटी शेयर्स। क्या बोला जाता है बेटा? राइट इक्विटी शेयर्स। ठीक है जी। आइए अंटू, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने तुम्हें देखा है। मुझे ऐसा तुम्हें देख के ना मुझे याद आती है मेरे एक, पता नहीं क्यों। हाँ हाँ, कहाँ से हो तुम? मुझे एक बार लिखना। आइए जी, आगे बात करते हैं। लो जी बेटे, तो अब हमें करना क्या है सर, ये बताओ। मैंने कहा देखो पहले हमें ना कंट्रोलिंग करनी है कंपनी पे।
ये चैप्टर हमें सीए सीपीटी में जो सीए फाउंडेशन, सीए फाउंडेशन में जो पढ़ना है, मैं उनको यहां पर टिक कर रहा हूं। ये लिख टिक क्या कर रहा हूं, मैं उनके सामने लिख रहा हूं। ये भी हमें बेटे सीए फाउंडेशन में पढ़ना है। फटाफट से लिखो इसको। ठीक है, ये हमें पढ़ना है सीए इंटर कोलकाता से। ओके, हाँ जी, सीए इंटर ग्रुप 2 में पढ़ना है। ये भी हमें पढ़ना है। ये हमें पढ़ना है सीए इंटर ग्रुप 1 में पढ़ना है। ये हमें पढ़ना है सीए इंटर ग्रुप 2 में पढ़ना है। जहां पर ग्रुप 2 है वहां पर एडवांस अकाउंट है। बेटे प्लीज नोट कर लेना, जरूरी है नोटिंग, बाद में आपको हमेशा याद रहेगी ये चीजें। बेटे ये जो अर्निंग डिस्ट्रीब्यूशन है, ये हमें सीए इंटर ग्रुप 1 में शेड्यूल 3 का एक चैप्टर है, वहां पर इसको पढ़ना है। पहले ना कुछ गलत फहमी दूर हो जानी चाहिए। कई बच्चे सोचते हैं शेड्यूल 3 तो हमारे फाउंडेशन में है ही नहीं। सारी एक एक चीज दूर करूंगा जो कंफ्यूजन हो रहा है बच्चों को। कई लोग तो पता नहीं क्यों क्यों पढ़ते नहीं है शेड्यूल 3 को फाउंडेशन लेवल पे। आओ बेटे, ये हमें पढ़ना है सीए इंटर ग्रुप 1 में। ये भी हमें पढ़ना है सीए इंटर ग्रुप 1 में। बेटे इन दोनों को मिलाकर के वहां पर एक सिंगल चैप्टर दे रखा है, बोनस एंड राइट इशू। अगली बात, अमालगमेशन सीए इंटर ग्रुप 2 होल्डिंग सब्सिडी। पहले ये सीए फाइनल का चैप्टर था, सीए इंटर अब ये ग्रुप 2 में आ चुका है और मजेदार चैप्टर है जी। पता नहीं और सबसे ज्यादा टफ इसी को बोलते हैं। आपको मैं बता दूं सबसे ज्यादा मजेदार चैप्टर है, और ये अपनी क्लास के बच्चों का फीडबैक है जिन्होंने होल्डिंग कंपनी की है। खुद उनका ही फीडबैक है इस चीज के बारे में कि इतना आसान है और पता नहीं मुश्किल कैसे बता रहे हो। मैंने कहा सिर्फ उसके लिए जहां पर सिस्टमेटिक नहीं चलते बच्चा। अगली बात, बेटे शेड्यूल 3 हमारा दोनों जगह पर है। जो बच्चे गलत फहमी के शिकार है पहले उनको मैं बता दूं, सीए फाउंडेशन में भी है, लेकिन सिर्फ फॉर्मेट, क्वेश्चंस नहीं, सिर्फ फॉर्मेट। सीए इंटर ग्रुप 1 में फॉर्मेट भी है और क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी है। सीए फाउंडेशन में सिर्फ फॉर्मेट दे रखा है, लेकिन बेटे फॉर्मेट का ये मतलब नहीं होता कि हम बस फॉर्मेट पढ़ लिया तो आंख बंद करें। क्या इंस्टीट्यूट ने मना किया क्वेश्चन पूछने के लिए? नहीं पूछा आज तक, तो इसका मतलब थोड़ा फॉर्मेट दे रखा है तो क्या उसके पास राइट नहीं है क्वेश्चन पूछने का? वो कहेगा फॉर्मेट किस लिए दिया था? कभी भी आई स्पाइस धप्पा हो सकता है। तो हम लोग क्या करेंगे, पूरी तगड़े में प्रैक्टिस करेंगे। तो मैं यहाँ पर शेड्यूल 3 भी आपको कराऊंगा बाद में। तो हम चलते हैं जी सिस्टमेटिकली। आइए बेटे सबसे पहले हम शुरू करते हैं आज कंपनी अकाउंट का बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ कंपनी सीए फाउंडेशन। और थोड़ा सा टाइम लगा करके इस पे हम तुरंत आ जाएंगे कहां पर, इश्यू ऑफ शेयर्स। तो आइए जी शुरू करते हैं। तो सारे बच्चे क्या करेंगे, फटाफट से नेक्स्ट पेज पर हेडिंग डालेंगे। हेडिंग डालो बेटे। ध्यान रखना इंस्टीट्यूट ने ये 3 यूनिट में दे रखा है, हमें इसको तरीके से लेके चलना है। लो बेटे सबसे पहला चैप्टर नंबर 1 ये है हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ कंपनी अकाउंट। बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ कंपनी अकाउंट, बेसिक
इंट्रोडक्शन ऑफ कंपनी अकाउंट। आइए जी शुरू करें। तो जी तो लिखें जी, आओ जी एक लिस्ट बनाते हैं छोटी सी जिसमें सारी कहानी हो। इस यहाँ पर हमें जो बात करनी है, चलो क्योंकि ये पूरा थियोरटिकल है, इसमें चार्ट नहीं बनवाता, इसको यहीं पे ऐसे करते हैं। लिखिए, सबसे पहले लिखो बेटे फटाफट से, नंबर 1, मीनिंग ऑफ कंपनी। मीनिंग ऑफ कंपनी। मीनिंग ऑफ कंपनी ऐसे ही लिखाना शुरू कर दूं? पहले जरा समझ लो बेटे, होता क्या है, देखो जरा ध्यान से। होता क्या है, जो बिजनेस है ना, बिजनेस, हाँ सर, जो भी हमारा बिजनेस है बेटे, टेक्निकल डेफिनेशन लिखाऊंगा समझा के। हमारे बिजनेस को सबसे पहले हमने कैसे देखा? एक प्रोप्राइटर की फॉर्म में देखा। किसकी फॉर्म में बेटे? प्रोप्राइटर की फॉर्म में, जहां पर इंडिविजुअल बिजनेस चला रहा था। जहां पर इंडिविजुअल बिजनेस चला रहा था, और हमने सीखा था, क्या सीखा था सर? हमने सीखा था यहां पर इसका ट्रेडिंग पीएनएल बनाना और बेटे बैलेंस शीट बनाना। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट। हमने सबसे पहले क्या किया था बेटे? यहाँ पर ट्रेडिंग पीएनएल और बैलेंस शीट बनाया था। पता है आपको, ये सारा का सारा जो नेट प्रॉफिट था, जो भी बिजनेस का नेट प्रॉफिट था, ये मिस्टर ए या बिजनेसमैन जो भी उसमें नाम दे रखा है, उस बिजनेस के मालिक का था इंडिविजुअल के केस में। और ये उसी की कैपिटल में जोड़ दिया जाता था सारा का सारा नेट प्रॉफिट, क्योंकि एक ही आदमी का हिसाब किताब था। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, जब बिजनेस बड़ा हो जाता है तो वहां पर और भी लोगों को इन्वॉल्व होने की जरूरत पड़ती है। और हमने शुरू किया था एक और कॉन्सेप्ट, जिसका नाम है बेटे पार्टनरशिप। क्या नाम है बेटा? पार्टनरशिप। आज चाहे ये एलएलपी की फॉर्म में हो या फिर ओल्ड पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग काम कर रहा हो, चाहे किसी भी फॉर्म में काम कर रहा हो, लेकिन वहां पर क्या है कि दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर के उस बिजनेस को चला रहे होते हैं, उसके मालिक होते हैं। तो ऐसे बिजनेस को हमने देखा था कि ये क्या है, हमारा पार्टनरशिप फर्म। और यहां पर क्या होता था, ये जो ट्रेडिंग पीएनएल है, ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस तो हमारा तब भी ऐसे बनता था। ठीक है सर, देखो पूरी डिटेल में करेंगे बात, तो कोई जल्दबाजी की तसल्ली ना करें, एकदम पूरे तसल्ली से काम करना है आपको। ये जो यहाँ पर नेट प्रॉफिट आता था, ये नेट प्रॉफिट क्योंकि किसी एक आदमी का नहीं होता था, ये एक आदमी से ज्यादा का होता था, एक से ज्यादा ओनर थे। तो इसलिए यहाँ पर क्या करते थे, बीच में एक और अकाउंट खोल लिया जाता था, और जिसका नाम था नेट प्रॉफिट को बांटने वाला अकाउंट, ताकि सही ढंग से बंटवारा हो, बंटवारा अकाउंट। क्या नाम सर? पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और फिर इस नेट प्रॉफिट को हम लोग यहाँ पर ले जाते थे कि भाई एक काम करो, देख लो पहले ये नेट प्रॉफिट किस किस को कितना कितना देना है, ए को कितना देना है, बी को कितना देना है, सी को कितना देना है, चाहे वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम से, चाहे किसी भी नाम से, चाहे रेम्युनेशन के नाम से, चाहे नेट प्रॉफिट के नाम से, किस किस को कितना कितना देना है। जब हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, उसके बाद में हम क्या कर रहे थे, हम बैलेंस शीट बनाने चले थे। क्या बनाने चले थे बेटे? हम बैलेंस शीट बनाने चले थे। मैंने कहा आओ भाई हम लोग बैलेंस शीट बनाते हैं। तो बैलेंस शीट बनाते हुए यहाँ पर बेटे ए का नाम, बी का नाम, सी का नाम, जितने भी पार्टनर है सबका नाम हम लोग लिखना चाह रहे थे, लेकिन यहाँ पर इसकी कैलकुलेशन भी यहाँ पे करनी पड़ती है। सबकी कैपिटल लिखेंगे और सबके साथ में उसका नेट प्रॉफिट जोड़ेंगे, सबके ड्रॉइंग्स घटाएंगे, इतना सारा काम बैलेंस शीट में। कह रहे एक काम करो, एक और अकाउंट बनाओ, एक वर्किंग नोट वाला अकाउंट बनाओ। बेटे वही बच्चा क्लास में रुकेगा जिसको सचमुच में बहुत अच्छे से कंपनी को करना होगा। मैं तो जड़ से लेके लास्ट तक लेके जाऊंगा। आओ जी, 3 पार्टनर है, पार्टनर कैपिटल ए बी सी, हो सकता है ज्यादा हो, तो कहते हैं कि भैया ये बांटने वाले काम के लिए भी ना एक अलग अकाउंट बनाओ। इन दोनों अकाउंट की हमें यहाँ पे जरूरत पड़ी। क्या है ये है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। लेकिन पता है बेटे कितने पार्टनर हो सकते हैं? कोई मुझे भेजेगा लिख के, देखें कौन सा बच्चा सबसे होशियार।
पार्टनरशिप फर्म में मैक्सिमम टू मैक्सिमम कितने पार्टनर हो सकते हैं? मिनिमम तो मैं बता दूंगा 2 होते हैं। पार्टनरशिप फर्म में एलएलपी में कितने होते हैं मैक्सिमम? और जी एलएलपी के अलावा जो दूसरी पार्टनरशिप फर्म है उसमें कितने होते हैं? मैं वेट कर रहा हूं जी आपके जवाब को। देखें कौन सा बच्चा मुझे सबसे पहले बताएगा, कौन है वो सबसे होशियार बच्चा। तो मैं वेट कर रहा हूं जी, बोलो जी। वेरी गुड, रजत ने बोला सर। ये किसमें किसमें कोई है जिसने बच्चे ने लो पढ़ा हो? मैं वेट कर रहा हूं जी। कितने मैक्सिमम टू मैक्सिमम पार्टनर हो सकते हैं पार्टनरशिप फर्म में? वेरी गुड अभय, वेरी गुड मोहित। लेकिन पूरी बात नहीं लिखी मोहित, देख रो निकल के आ रही है चीजें, डिफरेंस आ रहा है। विवेक 200 किसमें, 200 किसमें और 50 किसमें? भेजो, मैं देखता हूं आप लोगों में से कितने बच्चे। मैं लिखूंगा तभी लिखूंगा बाद में जब तुम लोग भेजोगे। आज जरा तो कहते हैं कि इनको कहते हैं कि यहाँ पर हम लोग यहाँ पर फाइनल कैलकुलेशन करके ए बी और सी तीनों के कैलकुलेशन करके नेट अमाउंट हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। भाई पब्लिक का तो पता है कि कोई लिमिट नहीं है, मैक्सिमम की लिमिट भेजो। बैंकिंग बिजनेस है तो, नॉन बैंकिंग है तो, वगैरह वगैरह वगैरह। देखते हैं जी कौन से बच्चे कितने होशियार हैं। आओ जी। फिर बेटे बिजनेस आगे बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया। अच्छा सर, हाँ। फिर बिजनेस की फॉर्म ने थोड़ा सा और ज्यादा लोगों को इन्वॉल्व करना शुरू कर दिया, क्योंकि बेटे क्या होता है ना कि एक लिमिट के बाद में हर आदमी ना ग्रोथ चाहता है। वेरी गुड रजत, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हो। पर मैं चाहता हूँ देखें बाकी बच्चे भी जवाब देंगे क्या पूरा सही। ढूंढ के लाओ, इतने लोग की बुक खोल रहे होंगे कई बच्चे साथ में, मुझे पता है। बेटे अब धीरे धीरे क्या हुआ, ये बिजनेस बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया। बहुत सारे लोग, क्योंकि एक लिमिट के बाद में पार्टनरशिप में इन्वॉल्व नहीं कर सकते। क्या है वो लिमिट? खोलो अपनी लोग की किताब, मुझे बताओ। फिर ये क्या है बेटा? कंपनी। लेकिन एक बात ध्यान रखना, फोटो खींच के भेजना टेलीग्राम ग्रुप में, मैं भी तो देखूं। उसके बाद में मैं उस बच्चे का आंसर मानूंगा जो बताएगा। मैं अलाउ करता हूं, सेंड करना। देखते हैं कौन सा बच्चा सबसे पहले सही जगह सही मेरे को मैसेज भेजेगा। लो बेटे, आओ बच्चों। अब इस कंपनी अकाउंट में क्या हुआ कि यहां पर ना ये ट्रेडिंग पीएनएल पहले ऐसे ही बना करता था। सुनना ध्यान से, क्या कहा मैंने बेटे? ये ट्रेडिंग पीएनएल पहले ऐसे ही बना करता था, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अच्छा सर, मैं पहले इसलिए वैसे ही बना रहा हूँ जिससे कि आपको थोड़ा सा महसूस हो कि अरे ये तो मजेदार चीज थी, पहले ऐसे ही बना करता था सर। हाँ, जब मैं सीए कर रहा था 2010 में, सीए बना था उस टाइम पर ये ऐसे बन रहा था। और वहां भी बेटे क्योंकि दो, अच्छा साउंड लो आ रही है, देखो भाई। ग्रुप में, टेलीग्राम वाले ग्रुप में फोटो भेजना है प्रूफ के साथ में कि पार्टनरशिप में इतने मैक्सिमम हो सकते हैं। ये है कंपटीशन रजत, ठीक है। टेलीग्राम वाले ग्रुप में, तुम व्हाट्सएप वाले ग्रुप में मत भेजना, वहां तो पहले से पड़ा हुआ है। टेलीग्राम वाले में भेजो ताकि सब बच्चों की एक साथ क्लियरिटी आए। आइए जी नेक्स्ट। तो कंपनी के केस में क्या होता था, पहले बेटे ऐसे फॉर्मेट बना करता था, और ऐसे ही यहां पर भी पार्टनर्स कैपिटल की तरह यहां पर भी पहले हुआ करता था पीएनएल एप्रोप्रिएशन। यहां पर भी ऐसे ही बैलेंस शीट बना करती थी। ये लो जी, बैलेंस शीट बना करती थी पहले ऐसे। ये बात कब की है? जब 1956 एक्ट हुआ करता था। बैलेंस शीट बेटे पहले ऐसे ही बना करती थी, पहले पहले पहले। ये मत कहना सर गलत पढ़ा रहे हैं, ये सर आपको जड़ से लेके लास्ट तक चीजें बता रहे हैं। थिंक से कुछ नहीं होता विवेक, लिख के भेजो फोटो के साथ में टेलीग्राम वाले ग्रुप में बेटा। बाकी बच्चों ने आंसर सही दे दिए, लेकिन मैं फिर भी नहीं बोल रहा हूं, मैं चाहता हूं सबकी क्लियरिटी रहे, विद प्रूफ रहे, बस ये है बात। आओ जरा बेटे, ट्रेडिंग पीएनएल और पीएनएल एप्रोप्रिएशन बैलेंस शीट पहले ऐसी बना करती थी। और एक और चीज, अब क्योंकि 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 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इतना लंबा चौड़ा, क्या मतलब सर? बेटे पब्लिक कंपनी में तो कोई लिमिट ही नहीं है। सोचो जरा, ए बी सी खाली 3 हो तो भी बना दे, 20 तक भी बना दे।
लेकिन यहाँ पर कोई लिमिट नहीं होती थी। कितने सारे पार्टनर भाई, वर्किंग कैपिटल अगर हम वर्किंग नोट बनाएंगे भी तो एक लिमिट तक ही तो बना पाएंगे। इतना बड़ा वर्किंग नोट कभी हो सकता है? नहीं। इसीलिए कहा गया कि भैया क्योंकि ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बन ही नहीं सकता, ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बन ही नहीं सकता। खाली एबीसी नहीं है, यहाँ पर हजारों लोग हैं। तो यहाँ पर एक नाम दिया गया और बोला गया कि भैया एक काम करो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तो हो ही नहीं सकते, तो एक काम करो, इसकी जगह हम क्या करते हैं, पेपर कैपिटल ले आते हैं मार्केट में। क्या? पेपर वाली कैपिटल। जिसके पास जितने जितने पेपर होंगे वो उतने उतने रुपए का मालिक। और वो पेपर बेटे कभी 10-10 रुपए का, कभी 50-50 रुपए की फेस वैल्यू का बांटा गया। जैसे मान लिया किसी के पास में 1 लाख रुपए है, अब उसके पास 100 के नोट होंगे तो कितने नोट होंगे? 1000 नोट होंगे। ठीक है ना? किसी के पास मान लिया 1 लाख रुपए है, 100 के नोट नहीं है, वहां 500 के नोट होंगे, तो कितने होंगे उसके पास में? 200 नोट लगाओ हिसाब, मैं ही उलझा दिया तुमने। 500 से डिवाइड कर लो, 200 नोट होंगे। अगर 1 लाख की बात करूं और 100 के नोट होंगे तो 1000 नोट होंगे। तो मतलब डिपेंड करता है कि कितने रुपए की पेपर की कैपिटल कंपनी चाहती है। बेटे इस पेपर को बोला गया कि ये कैपिटल में एक शेयरिंग दे रहे हो आप। क्या दे रहे हो आप? जल्दी बताओ। शेयरिंग दे रहे हो, इसीलिए इसको नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? शेयर इन कैपिटल, शेयर कैपिटल। क्या नाम दिया गया बेटा? शेयर्स कैपिटल। क्योंकि इतना बड़ा वर्किंग नोट नहीं हो सकता था, तो बेटे यहां पर क्या हुआ, यहां पर लिखी जाती थी शेयर कैपिटल। और ये कहा गया कि ठीक है भैया, जब शेयर होल्डर को पैसे बांटोगे तो उसको क्या लिखोगे कि डिविडेंड, लाभ का हिस्सा, डिविडेंड। क्या लिखोगे बेटे? लाभ का हिस्सा, डिविडेंड। और बाकी जो बच गया उसको आप बैलेंस शीट में ऐसे ही रिजर्व एंड सरप्लस में आप लिख दोगे। ये तब की बात है जब कंपनी एक्ट 1956 हुआ करता था। सन 2012 में जब मैं पढ़ा रहा था, उस टाइम पर भी मैं यही बातें कहा करता था, जब पुराना एक्ट में मैं फाइनल अकाउंट पढ़ाया करता था, कि मैंने कहा बैलेंस शीट में कभी कभी चीजें ऐसी होती हैं कि यहाँ पर इधर की तरफ कई लोगों ने देखा होगा पुराने क्वेश्चन में प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस होता है। तो मैं हमेशा ये कहा करता था बेटे ये रिजर्व एंड सरप्लस का नेगेटिव बैलेंस है, नेगेटिव बैलेंस है। बच्चे कहते हैं सर रिजर्व एंड सरप्लस तो लायबिलिटी साइड होता है। बेटे उसी साल सन 2012 में ये अमेंडमेंट आ गई थी। उस टाइम पर ये एक्ट रिवाइज हुआ था, कंपनीज एक्ट 1956, और ये फॉर्मेट हमारा बदल दिया था। आइए बेटे, जरूरी है कुछ पास्ट वाली बातें हमारी यहां पर क्लियर होना। तो हुआ क्या, यहां पर एक तो ये फॉर्मेट बदल दिया गया, फॉर्मेट हमारा रिवाइज हो गया, रिवाइज्ड फॉर्मेट। और फिर उसके बाद में क्या हुआ, ध्यान रखना, ये फॉर्मेट रिवाइज हुआ था, ये फॉर्मेट रिवाइज हुआ था तब भी हमारा एक्ट चल रहा था। कौन सा चल रहा था? रिवाइज्ड फॉर्मेट में 1956 एक्ट ही चल रहा था। और हमारा ये जो कंपनी का फाइनल अकाउंट है, ट्रेडिंग पीएनएल, और ये हमारा ट्रेडिंग पीएनएल एप्रोप्रिएशन, यहां पर ये बेटे ऐसा हो गया था वर्टिकल। कह रहे इसी काम को जो सेल और खर्चा है इसको वर्टिकल लिख के कराओ। वजह क्या थी? व्हाट्सएप पे मत भेजो, टेलीग्राम में। वजह क्या थी? मार्केट में मैं भी प्रैक्टिस में था हूं, तो बेटे मैं इसलिए शुरू से लेकर लास्ट तक की वजह आपको बता रहा हूं। किसी भी चीज को आप कहीं पर अगर बात करें बेटे, जड़ से लेके बात करें तभी आप एक्सपर्ट हैं। मैं इसीलिए आपको वो एक्सपर्टाइज लेवल आपको क्लास में डिलीवर कर रहा हूं। मार्केट में कभी भी कोई भी कंपनी के फाइनल अकाउंट इस तरह के फॉर्मेट में नहीं बना रहा था। मैं भी ऑडिट पे था उस टाइम पर, और मैं देख रहा था कि अरे सब लोग ना प्रैक्टिस में हमेशा क्या करते हैं, क्योंकि 2007 में मेरी आर्टिकलशिप खत्म हुई, उस टाइम पर आर्टिकलशिप चल रही थी, सॉरी 2007 में मेरी आर्टिकलशिप चल रही, और मैं उस टाइम पर भी पढ़ाता था। और मैं देखता था कि पता नहीं ये हो क्या रहा है, हम लोग तो बुक में पढ़ते हैं ट्रेडिंग पीएनएल एप्रोप्रिएशन ऐसे बनता है, लेकिन ये सबके सब मार्केट में पहले से ही इस वर्टिकल फॉर्मेट को यूज कर रहे थे। बेटे मार्केट में जो कॉन्सेप्ट और कन्वेंशन वाली बात है ना, मार्केट में जो रूल चल रहे होते हैं उनको हम अकाउंट में जब अडोप्ट कर लेते हैं उसको कन्वेंशन बोलते हैं। अकाउंटिंग कन्वेंशन प्रिंसिपल है हमारे अकाउंट्स के, उसमें दो चीज होते हैं, कंसेप्ट और कन्वेंशन। ये कन्वेंशन वही चीज होती है, ट्रेंड और कस्टम्स को अडोप्ट कर लिया जाता है अकाउंटिंग में। और वो ट्रेडिंग पीएनएल एप्रोप्रिएशन को पहले से ही वर्टिकल में बनाए जा रहे थे। मैं देख रहा था ये क्या हो रहा है, मैं तो बच्चों को क्लास में दोनों से पढ़ाता हूँ, लेकिन मार्केट में सिर्फ एक ही तरह से होता था, वर्टिकल, और उसी को एक्ट ने रिवाइज करके अडॉप्ट कर लिया, और ये सिर्फ वर्टिकल फॉर्मेट यहाँ पर
आ गया। अब ये मैंडेटरी हो गया कि यहां पर सब के सब क्या करेंगे, वर्टिकल फॉर्मेट यूज करेंगे, ओनली वर्टिकल। पहले तो ऑप्शन होता था। अब इसके बाद में यहां पर जब अमेंडमेंट आई थी बेटे, पीएनएल एप्रोप्रिएशन को यहीं पे ही रखा गया था। क्या किया गया था, यहीं पे ही एप्रोप्रिएट किया गया था कि कितना कितना डिस्ट्रीब्यूट करना है, इसी के नीचे ही पीएनएल एप्रोप्रिएशन रखा गया था। उसके बाद में यहां पर जो बैलेंस शीट बननी थी वो हमारी हो चुकी थी बेटे। क्या हो चुकी थी सर, वो हमारी हो चुकी थी वर्टिकल, क्योंकि पहले से ही मार्केट में वर्टिकल आ रही थी। बेटा शुरू का हिस्सा थोड़ा बोरियत भरा हो सकता है, लेकिन नॉलेज आपको मैं पूरी डिलीवर करूंगा। ये बैलेंस शीट बेटे पहले से ही वर्टिकल थी, करंट ईयर प्रीवियस ईयर, करंट ईयर प्रीवियस ईयर। कह रहे कंपेरेबिलिटी का तो ध्यान रखो, कैसे पता चलेगा कंपनी ग्रोथ कर रही है। कोई शेयर होल्डर जिसे अकाउंट्स आता नहीं है, वो बैलेंस शीट को देखेगा, पिछले साल इस साल का तुरंत कंपैरिजन करके बोल तो देगा कंपनी बढ़ रही है, मैं पैसा इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। रिपोर्टिंग का लेवल बढ़ाया गया, बहुत ध्यान से। तो यहाँ पर जो हमारी बैलेंस शीट है बेटे, रिपोर्टिंग का लेवल बढ़ाया गया, और यहाँ पर इक्विटीज एंड लायबिलिटीज ये नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया, इक्विटी भी यही और लायबिलिटी भी यही। खाली लायबिलिटी लिखने से काम नहीं चलेगा बैलेंस शीट में, मालिक भी तो वहीं बैठे हैं, ये भी तो बताओ, इक्विटी एंड लायबिलिटीज। और इधर हमारी बेटे, इधर क्या, असेट्स। और जो रिजर्व एंड सरप्लस का नेगेटिव हिस्सा है ये बताया गया, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट थी कि जो प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस है ना असेट्स में, हाँ आप उसको यहीं पे ही रिजर्व एंड सरप्लस में दिखाओ। अगर घट भी जाता है ना, नेगेटिव भी आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट थी उस टाइम की, मई 2012 की, आप उसको भी यहीं पे दिखाओ रिजर्व एंड सरप्लस में, चाहे वो नेगेटिव क्यों ना हो। आगे बढ़ते हैं। फिर हमारा यहाँ पर क्या हुआ बेटे, ये जो जितनी भी बातें थी ये सारी की सारी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बेस्ड चल रही है, यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ने जो इंडियन कंपनीज पे यहाँ पर जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लगते हैं उनके बेसिस पर ये फॉर्मेट रिवाइज कर रहे थे। फिर क्या हुआ बेटे, धीरे धीरे कुछ चेंज और भी आया, हमारा एक्ट ही बदल गया, एक नया एक्ट आया, कंपनीज एक्ट, कंपनीज एक्ट 2013। और यहां पर भी सेम वर्टिकल कॉन्सेप्ट को अडॉप्ट किया गया कि हम एसओपीएल को बनाएंगे। ध्यान से बेटे मेरे बच्चों, बहुत ध्यान से, चीजें बहुत ही सिस्टमेटिक करनी है। ये था हमारा स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल। क्या नाम देते हैं बेटे इसको, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल। इसको भी यहाँ पर क्या कहते थे, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल। बेटे यहाँ पर रिवीजन हुआ, क्या रिवीजन हुआ, यहाँ पर इनकम्स जितनी भी हैं उसमें से जो खर्चे हैं जो हम घटाते हैं, फिर यहाँ पर आता है हमारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, फिर हम टैक्स घटाते हैं, जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है। इन्होंने कहा कि भाई एप्रोप्रिएशन का काम यहाँ पे मत करो। क्या मतलब, अमेंडमेंट आई और पीएनएल एप्रोप्रिएशन वाला काम जो यहाँ पर शेड्यूल 3 में इधर ही यही फाइनल अकाउंट के साथ में होता था। सर इतनी सारी बातें, हाँ कई बार बुक में पुराने सॉल्यूशन पड़े होते हैं, कई बार ऐसा होता है कि कोई पर्सन अपडेटेड नहीं होता और 12th में वो चीजें उनको मिल जाती हैं गलती से। पर सीए में तो आपको एकदम लेटेस्ट चाहिए एग्जाम के हिसाब से, सीए सीएस सीएमएम तीनों में क्या चाहिए, एकदम लेटेस्ट अपडेट चाहिए। तो मुझे नहीं पता आप किस स्टेज पर थे, तो आप लेकिन अपडेटेड हो जाओगे इस चीज में। क्या, ये पीएनएल एप्रोप्रिएशन का काम भेज दिया गया कि ये काम अब यहाँ पर नहीं होगा। मतलब ये सारा डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन, रिजर्व एंड सरप्लस का काम सारा का सारा कहाँ पे होगा सर बेटे, ये सारा का सारा काम बैलेंस शीट में होगा। तो जो बैलेंस शीट बनाई गई रिवाइज, क्या कहा मैंने, जो बैलेंस शीट बनाई गई यहाँ पे रिवाइज, वहां पर करंट ईयर और प्रीवियस ईयर की फिगर तो थी दोनों जगह पर, हाँ सर। यहाँ पर एक चीज और कर दी गई, यहाँ पर जो इक्विटीज एंड लायबिलिटीज है उसके अंदर बेटे यहीं पर रिजर्व एंड सरप्लस में ही पीएनएल एप्रोप्रिएशन को भी यहीं पे ही बिठा दिया गया। ये सारा काम यहीं पे ही दिखाओ, अलग से मत दिखाओ, ठीक है। और धीरे धीरे चीज आगे बढ़ी और लो जी हम पहुंचते चले गए अपना बैलेंस शीट पर, असेट्स। ये सारा का सारा काम कहाँ पे चल रहा है, ये बेटे सारा का सारा काम कंपनीज एक्ट में यहाँ पर शेड्यूल थर्ड में इसके बारे में बताया गया है। हमारे फाउंडेशन लेवल पर ये बातें होंगी। आगे की बात करते हैं। तो हम चले थे कहां पर कि मीनिंग ऑफ कंपनी क्या है बेटे, कंपनी की जरूरत क्यों पड़ी, कंपनी बिजनेस जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है साथ में मिलके रोटी कमाना। क्योंकि कंपनी वर्ड जो है हमारा किस चीज से बना है, कंपनी वर्ड कम प्लस पेनीज, पेनीज माने होता है ब्रेड,
और कम माने टुगेदर। ये सिर्फ बात कहने के लिए नहीं है कि हाँ भाई साथ के मिलके रोटी खाना, साथ में मिलके रोटी कमाने का मतलब आप समझो बिजनेस बार बार बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, इसीलिए इन चीजों की जरूरत पड़ी। आइए जी लिखिए जरा फटाफट से, मीनिंग ऑफ कंपनी को लिखते हैं। लिखिए बेटे फटाफट से, कंपनी, देखिए वर्ड कंपनी डिफाइंड फ्रॉम, एक लेटिन भाषा है बेटे, आप लोग जानते होंगे, फ्रॉम लेटिन वर्ड, व्हाट इज दैट, दैट इज कम, कम का मतलब दैट इज टुगेदर, कम का मतलब क्या है, टुगेदर, एंड पेनीज मतलब दैट इज ब्रेड, दैट इज ब्रेड, कम प्लस पेनीज मतलब साथ में ब्रेड, रोटी कमाना। आइए जी नेक्स्ट लाइन लिखिए, हालांकि कंपनी, कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग क्या कहते हैं, जो कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड है, हाउ एवर एज पर कंपनीज एक्ट, कंपनी which is formed and registered under this act, अंडर, इसको ऐसे लिखो, अंडर दिस, अंडर कंपनीज एक्ट 2000, कंपनीज एक्ट 2013 और एन एग्जिस्टिंग कंपनी अंडर एनी प्रीवियस लो। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। ठीक है जी, आइए नेक्स्ट, अब इसमें बेटे आगे बढ़ते हैं। कंपनी में भी कुछ टाइप्स हैं, क्या, नंबर 2 हेडिंग डालिए, नंबर 2 टाइप्स ऑफ कंपनीज। बेटे ध्यान रखना, अगर कोई बच्चा ये सोच के बैठा है कि खाली हमें एंट्री करा दो सर, बैंक डेबिट टू शेयर कैपिटल, बैंक डेबिट टू एप्लीकेशन, एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, तो बेटे मैं आपको बता दूं आप गलत सोच के बैठे हैं। नंबर खाली वहीं से नहीं आते, थ्योरी से भी नंबर आते हैं। तो हम लोग क्लास में सारी चीजें कवर करेंगे। टाइप्स ऑफ कंपनीज, आइए बेटे टाइप्स ऑफ कंपनीज, तो एक छोटा सा चार्ट बना लेते हैं जिसको लिखने के बजाय एक चार्ट की फॉर्म में कर लेते हैं, टाइप्स ऑफ कंपनीज। लिखिए, आइए सबसे पहले बेटे स्टेचुरी कंपनी। बेटा मेरी लॉ की क्लास नहीं है, लेकिन मैं उतनी बातें करूंगा जो हमारे यहाँ पर स्टडी मैटेरियल में दी होगी। स्टेचुरी कंपनी, नेक्स्ट गवर्नमेंट कंपनी, नेक्स्ट
फॉरेन कंपनी, नेक्स्ट बेटा होल्डिंग एंड सब्सिडियरी कंपनी। अगली बात करते हैं बेटे सारे बच्चों ने वीडियो ऑन कर रखी है, सब सॉरी, देखो मैं किसे पढ़ा रहा हूँ, जल्दी जल्दी ऑन करो। रजत, हृदय, अभय, विवेक, वरुण भी आज पक्का झपकी खाएंगे कई बच्चे। बेटे पानी वानी लेके बैठना, रोज हमेशा थाली में हलवा नहीं होता, पौष्टिकता कुछ और चीजों में भी होती है जहां पे हलवे वाला स्वाद नहीं होता। मैं चाहता हूं आप भी पूरी तरह एक्टिव रहें। हाँ स्लिपी, हाँ मैं कह रहा हूं ना पक्का, तो थोड़ा सा ध्यान रखो बेटे। मैं भी पता खड़ा होकर पढ़ा रहा हूँ, मैं भी बैठ के पढ़ा सकता हूँ सबकी तरह। मैं सिर्फ इसीलिए खड़ा होकर पढ़ाता हूँ कि अगर मैं जरा सा भी कमी रखूंगा अपनी तरफ से तो मैं कैसे एक्सपेक्ट करूंगा कि मेरी क्लास में जो भी बच्चे होंगे उनका रिजल्ट अच्छा होगा। पूरे दिन हम लोग खड़े हुए पढ़ाता हूँ मैं सिर्फ इसी वजह से कि उतनी एनर्जी जरूर लगे जितनी मैं एनर्जी एक्सपेक्ट करूँ। तो आप बेटे ऐसे नहीं करें प्लीज, थोड़ी सी स्लिपी क्लास जरूर होगी ये वाली, लेकिन झेलना है, नंबर तो सभी जगह से आने हैं ना बेटा। आइए तो अगली बात करते हैं, होल्डिंग एंड सब्सिडी कंपनी और कौन सा टाइप होता है जी। आइए जी देखिए, रजिस्टर्ड कंपनी, और इसके अंदर कुछ पार्ट होते हैं, प्राइवेट, पब्लिक, और भी कुछ टाइप्स हैं, पहले इनकी बात कर लेते हैं। स्टेचुरी कंपनी किसको कहते हैं जी, कोई बता सकता है? हाँ मैंने देखा है वरुण, तुम भी स्टैंड खड़े होकर पढ़ते हो, मैंने देखा है, अक्सर क्लास में घूमते रहते हो तुम हिंदी चीज। आइए जी, ताकि नींद नहीं आए, वेरी गुड बेटे। कौन सी कंपनी स्टेचुरी कंपनी होती है? आइए जी, बाई जो बनी हो बाई स्पेशल, बाई स्पेशल लो या फिर एक्ट, जो स्पेशल एक्ट के अकॉर्डिंग। वेरी गुड विवेक, बहुत अच्छी बात बोली बच्चे ने, एकदम तुरंत आंसर दिया अपने आप। बहुत अच्छा विवेक। जैसे आईसीएआई, आईसीएआई ये है तो एनपीओ, ठीक है ना, कॉर्पोरेट की शक्ल जब ये ले लेते हैं तो क्या बन जाते हैं, स्टेचुरी, ठीक है। फिलहाल बेटे वो एनपीओ है, तो मैं बात करता हूँ स्टेचुरी कंपनी की, जो बाय स्पेसिफिक लो अगर कोई एस्टेब्लिश हुए। एक मेरा फ्रेंड था, उसका एक बार चलान कटने लगा, सीए इंस्टीट्यूट का की तरफ से एक कार्ड मिलता है और वहां बकायदा लिखा होता है नीचे की तरफ, एस्टेब्लिश अंडर पार्लियामेंट बाय लो, इस तरह से लिखा होता है। उसने कहा मैं पार्लियामेंट का आदमी हूँ मतलब एक कार्ड मिला था, उसमें बकायदा लिखा था कि तुम मेरा चलान कैसे काट सकते हो, मैं पार्लियामेंट का आदमी हूँ। उसने वो कार्ड दिखाया और उसने वो लाइन पढ़ा दी। भाई साहब देखो, मैंने कहा ये बड़ा दिमाग ले रहा है गजब, हम तो कई बार चलान कटवा चुके हैं, लेकिन उसने क्या किया, बड़े दिमाग से गेम खेला। तो बेटे ये भी बड़ा, मैं आपको साथ साथ बता दूं, अंडर द मतलब एस्टेब्लिश बाई पार्लियामेंट जो है, मतलब स्पेसिफिक लॉ के तहत जब कोई ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश होती है वो स्टेचुरी कंपनी होती है। आइए जी, गवर्नमेंट कंपनी की बात करते हैं। भाई जहां पर कम से कम 51%, मतलब मोर देन 50%, अगर पावर, मोर देन 50% पावर, वोटिंग पावर, वोटिंग पावर किसके हाथ में है बेटे, हेल्ड बाय गवर्नमेंट, हेल्ड बाय गवर्नमेंट, तो वो कंपनी होती है गवर्नमेंट कंपनी। आइए जी अगली बात, फॉरेन कंपनी जो रजिस्टर्ड आउटसाइड इंडिया है, आउटसाइड इंडिया लेकिन वर्किंग इन इंडिया है, या ऑफिस इन इंडिया।
ठीक है जी। वरना ऐसे तो बहुत सारी कंपनीज हैं जो बाहर रजिस्टर्ड है और रहती भी वही है, ऐसे तो हम किसी को भी बोलने लगेंगे, क्या बोलेंगे? उसी के बारे में बात करेंगे जो हमारे देश से संबंध भी रखते होंगे, हमारे यहाँ पर आते जाते भी होंगे, बिजनेस भी करते होंगे। होल्डिंग सब्सिडी कंपनी, होल्डिंग वो है, पहले सब्सिडी पढ़ लो। देखो बेटे, सब्सिडी कंपनी किसको कहते हैं और होल्डिंग किसको कहते हैं? होल्डिंग वो है जिसने जिसने मोर देन 50% किसी दूसरी कंपनी की वोटिंग पावर पे होल्ड कर रखा है और जिस पर लगाम लगा रखी है वो है सब्सिडी कंपनी, जिसके 50% से ज्यादा शेयर्स किसी दूसरी कंपनी ने होल्ड कर रखे हैं। बेटे थ्योरी की बातें हैं, पूरे लिखने बैठेंगे तो नींद आएगी, किताब से मैं पढ़ाऊंगा नहीं, लिखा के ही कराऊंगा। तो एटलीस्ट इतनी समरिया मैं आपको बना दूंगा कि आप इस समरी को देखेंगे और पूरी बात जान जाएंगे, आपको टाइम नहीं लगेगा एग्जाम टाइम में रिवाइज करने में। रजिस्टर्ड कंपनी, भाई रजिस्टर्ड कंपनी वो है जो कंपनी से 2013 में या यहाँ पर इंडिया में रजिस्टर्ड है। अब वो दो में से कोई हो सकती है, तो प्राइवेट या फिर पब्लिक, या तो बेटे प्राइवेट या फिर पब्लिक। आइए जी अगली बात करते हैं, कुछ और भी चीजें हैं यहाँ पर। आओ बेटे, एक है हमारी 1% कंपनी, 1% कंपनी। आज की क्लास मुझे पता है कि खुद मुझे भी अच्छी नहीं लगती है, लेकिन क्या करूं, अगर मैं सिस्टम से नहीं चलूंगा तो फिर नंबर एक्सपेक्ट नहीं कर सकता। 1% कंपनी, देखो बेटे, विच हैज ओनली 1% एज ए मेंबर। स्मॉल कंपनी की बात करते हैं, फटाफट से लिखते चले बेटे समरी, एग्जाम टाइम में हमें पूरा पूरा पैराग्राफ नहीं पढ़ना। स्मॉल कंपनी, स्मॉल कंपनी किसको कहते हैं जी? स्मॉल कंपनी किसको कहते हैं जी? जिसकी पेड अप कैपिटल नंबर 1, जिसकी पेड अप कैपिटल अप टू 50 लाख है, या फिर जिसकी टर्नओवर अप टू 2 करोड़ है। बेटे पहले ये 1 करोड़ हुआ करती थी, ये कितनी है? 2 करोड़, 2 करोड़ तक की टर्नओवर वाली, या फिर जिसकी पेड अप कैपिटल 50 लाख है, तो ऐसी कंपनी होती है स्मॉल कंपनी। आइए जी आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट है हमारा लिस्टेड कंपनी। बेटे आज के टाइम पे जितनी भी पब्लिक कंपनी है वो सारी सारी लिस्टेड ही, फिर भी डेफिनेशन है हमें पढ़नी है। ये कहते हैं लिस्टेड, लिस्टेड ऑन एनी RSC, ई वर्ड लिख रहा हूं मैं, रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज। RSC मतलब रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज, रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज। बेटे होता क्या है, शेयर्स और डिवेंचर्स वगैरह सेबी वगैरह के अकॉर्डिंग डील होती है, तो सिक्योरिटी एक्सचेंज के लिए जो भी रिकॉग्नाइज प्लेस है वो वहां पर किसी भी स्टॉक एक्सचेंज में पक्का अगर कहीं लिस्ट में है तभी वो लिस्टेड कंपनी होती है। आज के टाइम पे जितनी भी पब्लिक कंपनी है सारी की सारी कहीं ना कहीं रजिस्टर्ड रहती है, तो वो लिस्टेड ही होती है। अगला टाइप कौन सा है जी? जितनी भी बातें हम पढ़ रहे हैं वो एग्जाम के हिसाब से थ्योरेटिकली सही लेकिन इंपॉर्टेंट है। तो अगली बात, हाँ जी लिखिए बेटे, अनलिमिटेड, अनलिमिटेड कंपनी। जैसे पहले एक शाहरुख खान ने बनाई थी कंपनी, ठीक है ना। आइए जी, जिसकी लायबिलिटी नॉट लिमिटेड,
जिसकी लायबिलिटी नॉट हैविंग लिमिट ऑन लायबिलिटी, ठीक है ना, लायबिलिटी नॉट लिमिटेड हो, वो कहलाती है हमारी अनलिमिटेड कंपनी। यानी बेटे घर तक बिक जाएंगे अगर कोई गड़बड़ हुई तो। अगला पॉइंट, लिमिटेड, क्या कहा मैंने, लिमिटेड, लिमिटेड जैसे अनलिमिटेड है ऐसे बेटे लिमिटेड कंपनी भी है। आपने देखा होगा कंपनीज के साथ में अक्सर वर्ड मिलता है देखने को, लिमिटेड, LTD। उसका क्या सेंस होता है जी बेटे, मैं नॉन कॉमर्स के हिसाब से बता रहा हूं तो मैं सारी बातें बताऊंगा। LTD आप देखोगे कभी, जैसे रिलायंस लिमिटेड, जैसे कोई और कंपनी लोगे मारुति सुजुकी लिमिटेड, और चीज देखो डैश लिमिटेड। लिमिटेड वर्ड क्या कहता है, वो लायबिलिटी को लिमिट करता है, यानी कि अगर कंपनी में कोई भी मिसहैपनिंग होती है, किसी तरह की नुकसान वाली बात होती है, तो ये पार्टनरशिप कंपनी की तरह नहीं है कि पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड हो जाए 1932 के अकॉर्डिंग। हालांकि यही बात, कंपनी वाली लिमिटेड लायबिलिटी वाली बात LLP में आ गई है, जिस वजह से LLP का जन्म हुआ कि लायबिलिटी सिर्फ वहीं तक लिमिट है जहां तक ऑफिस है। क्या मतलब, घर पे नहीं आओगे पार्टनर के, घर पे नहीं आओगे शेयर होल्डर के, जो पैसा उसने वहां पे लगा रखा है अगर कोई रिकवरी करनी है तो वहां से करो बस। वो जो शेयर होल्डर है, ऐसे ही LLP के केस में भी वो जो पार्टनर है वो कंपनी के बाहर ही घूमता रहेगा, वो कंपनी के बाहर ही घूमता रहेगा। और ना कि सिर्फ घूमेगा बल्कि साथ साथ में क्या करेगा, वो आराम से बैठ के बात भी करेगा उनसे। कोई भी क्रेडिटर कंपनी के उस शेयर होल्डर को हाथ तक नहीं लगा सकते कि चल तेरे घर चल रहे हैं, तेरा वो सामान उठाएंगे, तुम्हारे पैसे नहीं दे रहा। मैं कौन भाई, कंपनी अलग है और कंपनी का मालिक अलग है, पैसे लगाने वाले अलग है, तो कंपनी का सेपरेट एग्जिस्टेंस होता है, ठीक है। तो बेटे लायबिलिटी लिमिटेड होने का मतलब क्या होता है कि शेयर होल्डर के घर पे कोई नहीं झांकेगा, जो उसने पैसा इन्वेस्ट कर रखा है वहीं से ही कोई रिकवरी अगर करनी है तो करो, अगर जरूरत पड़ी तो, नहीं तो घर पे कोई नहीं आएगा। तो लायबिलिटी की लिमिट होती है, एक बाउंड्री बाउंड्री बनी होती है कि भाई अगर कोई भी किसी कंपनी के साथ में डीलिंग करता है तो इस बात का हमेशा ध्यान रखेगा। और इंडिया में जब भी कोई लॉ बना है तो ये माना गया है कि चाहे अगले को पता हो ना पता हो, ये अजम्पशन होती है कि उनको लॉ पता है। आइए, तो लिमिटेड लायबिलिटी बेटे लेकिन दो तरह की होती है। एक तो होती है बाय शेयर्स, बाय शेयर्स। तो ये मैंने आपको जो बात बताई थी अभी, ये वही वाली बात थी, टिल टिल पेड अप पार्ट। हाँ, ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं, जो अनपेड पार्ट है, अनपेड पार्ट मतलब इसको मैं ऐसे कहूं, टिल टिल फुल फेस वैल्यू ऑफ शेयर कैपिटल हेल्ड, जो हेल्ड कर रखी है शेयर कैपिटल वहां तक की उसकी लिमिट है, चाहे वो पेड हो चाहे अनपेड हो, वहां तक का रिकवरी मोड हो सकता है, उससे ज्यादा बिल्कुल भी नहीं। सिर्फ अंटू ने वीडियो ऑन कर रखी है। आओ जी, एक है बेटे बाई गारंटी, लिमिटेड बाई गारंटी। ये कहते हैं कि अगर मान लिया किसी पर्सन ने कोई गारंटी दे रखी है तो टिल गारंटी, भाई मान लिया किसी ने कहा कि भैया 1 लाख रुपए का सामान दे देना इनको, मैं गारंटी देता हूँ इनके लिए, तो ऐसा ना हो कि अगला 1.5 लाख का सामान दे दे, तो 1 लाख रुपए तक की वो गारंटी तक रहेगी, गारंटी। टिल गारंटी, ठीक है जी। तो पहली बात रही हमारी मीनिंग ऑफ कंपनी, दूसरी बात रही हमारी टाइप्स ऑफ कंपनीज। तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ ये मानते हुए कि बच्चों ने यहाँ तक नोट कर लिया होगा। मैं स्टडी मेट से ही ये सारी बातें बताता हूँ बेटी, तो अगर किसी बच्चे को देखना भी हो तो वो अपना स्टडी मेट से भी इसको साथ साथ में क्रॉस वेरीफाई कर सकता है। तो थर्ड पॉइंट लिखिए बेटे फटाफट से, थर्ड पॉइंट, नंबर थर्ड,
लिखिए यहाँ पे बेटे, छोटी सी बात है लेकिन जाननी जरूरी है। बुक्स ऑफ अकाउंट, बुक्स ऑफ अकाउंट्स। लिखिए जी, कंपनी को बोला गया है, किसने बेटे, एक सेक्शन है ध्यान रखना, ओल्ड जो 1956 में हुआ करता था एक्ट में, तो तब ये सेक्शन था 209, जो कंपनीज एक्ट न्यू वाला चल रहा है अब हमारा, कंपनीज एक्ट 2013 में ये है सेक्शन 128। प्लीज आप साथ साथ में क्रॉस चेक करते रहना, ठीक है, क्योंकि मैं लो की क्लास नहीं लगा रहा, मैं स्टडी मैट की थ्योरेटिकल पार्ट कवर करा रहा हूँ इसका पहले। कंपनीज एक्ट 2013 में सेक्शन 128 है, जिसने ये बताया, क्या बताया, ये 4-5 लाइनें आपको लिखनी है जो इस एक्ट ने कही है। नंबर 1 बात क्या है सर, बताओ। नंबर 1 बात कि भाई कंपनी जी, हाँ जी, प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट आपको मेंटेन करनी है। क्या करनी है? प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट आपको मेंटेन करनी है। मैडम नमस्कार, मैडम मैं क्लास के बाद बात करूँ? अभी मैं क्लास में हूँ मैम, मैं बस अभी 1:30 बजे बात कर लूँगा मैडम। जी जी ठीक है, ठीक ठीक है मैडम, ठीक। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल कर लो। अच्छा 1 मिनट होल्ड करो बेटा, मैं 2 मिनट में ब्रेक ब्रेक चाहिए, 2 मिनट में अभी बात करता हूँ, है ना। आओ बेटा, आओ बच्चों जल्दी से। तो कंपनी तुम्हें प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट बनानी है बेटा, थोड़ा सा झेलना पड़ेगा देखो इस चीज को, क्योंकि ना एग्जाम के हिसाब से सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। मैं आपको स्कैनर भी दिखा दूंगा क्लास में कि क्वेश्चन कैसे आते हैं। प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट आपको बनानी है, और वो भी किस बेस पर बेटे बोला गया है, इसने सेक्शन ने बोला है कि आपको ना एक्रूवल बेस पे बनानी है। किस पे बनानी है बताओ? ऑन एक्रूवल बेसिस। और अगली बात, साथ में क्या करना है, यहां पर जो बनानी है, डबल एंट्री, ऑन डबल एंट्री बेसिस आपको बनानी है। बेटा आपको पता है जो परचून की दुकान होती है, जो मिठाई की दुकान होती है, वहां पर कहाँ डबल एंट्री फॉलो होती है? वो लोग तो बस कैश लिया और लिख दिया कि इतने रुपए की पर्ची काट दो, समोसे ले आ भैया, जा वहां से ले आ, ऐसे ऐसे। तो वो क्या करते, सिंगल एंट्री मेंटेन करते। और यहाँ पर एक चीज और बोलिए, क्या क्या हर कंपनी को बनाने? हाँ जी, एवरी कंपनी, एवरी कंपनी मेंटेन प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट। हर कंपनी को बनाने हैं, ये नहीं कि किसी एक कंपनी को छूट दे रखी है, ठीक है। और अगली बात, अगली बात, इसमें प्रॉपर बुक्स में क्या क्या चीजें हैं बेटा? वीडियो ऑन नहीं दिख रही है, इसका मतलब है कि बच्चे को के अंदर ना इस क्लास के में नीरसता आ रही है। मैं मानता हूँ नीरसता है, लेकिन अगर आप ऐसे ही डिमोटिवेट करोगे तो बेटा फिर दिक्कत होगी। प्लीज आप साथ साथ में नोट करते रहिए और पूरे जोश से थ्योरी भी कीजिए। आइए, सिर्फ एक ही क्लास है जो हमें थोड़ा यहाँ पे बोरियत झेलनी है। देखिए यहाँ पे क्या क्या भाई, रिसीट्स और पेमेंट के रिकॉर्ड यहाँ पर रखने हैं, जितने भी पैसा आया है। नेक्स्ट, जितनी भी ऑल सेल और परचेज ऑफ गुड्स हैं, उनके बारे में आपको रिकॉर्ड करनी है, रिकॉर्ड मेंटेन करनी है। प्रॉपर का मतलब क्या होता है, उसके बारे में बताया गया है। ऑल सेल परचेज ऑफ गुड्स की डिटेल। नेक्स्ट, ऑल असेट्स और लायबिलिटीज ऑफ कंपनी। नेक्स्ट, कॉस्ट अकाउंटिंग। क्या मतलब? जहां पर बेटे सीएमई की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, उसके बिना हिलती भी नहीं है कंपनी। कौन सा वाले केस में सर? कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स भी मेंटेन करेंगे, तब जाके हम बोलेंगे कि ये प्रॉपर रिकॉर्ड्स है। कब? अगर ये है मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, ओनली इफ मैन्युफैक्चरिंग
कंपनी, अगर ये मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है सिर्फ और सिर्फ तब ऐसा होना है, वो भी बहुत जरूरी। और एक लास्ट बात मैं बोल करके इसको ओवर करूंगा, कथा हमारी समाप्त हो जाएगी। अगली बात सेक्शन 129 है ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, जो ये कहता है जी, क्या कहता है जी, वो ये कहता है कि कंपनी को अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करने हैं और प्रेजेंट करने हैं इन स्पेसिफिक फॉर्म। क्या है वो स्पेसिफिक फॉर्म? कहते हैं यहां पर, ये लीजिए जी बेटे, शेड्यूल थर्ड का पार्ट 1 है और शेड्यूल थर्ड का यहाँ पर पार्ट 2 है। कुछ बातें मैं जो भी आपको यहाँ बता रहा हूँ, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आगे चल के हमारे बहुत काम आने वाले हैं। नंबर 1, और बस आज की क्लास तुमने बोरियत वाली झेल ली तो आगे क्लास में कोई दिक्कत नहीं होगी, फिर सारी बोरियत इसी में निकाल देंगे। क्या सर? नंबर 1, शेड्यूल थर्ड का जो पार्ट फर्स्ट है जिसमें हमें फॉर्मेट जरूर पढ़ना है, उसमें बेटे यहाँ पे बैलेंस शीट का फॉर्मेट दे रखा है। मैं फॉर्मेट नहीं लिख रहा, मैं क्या लिख रहा हूँ? फॉर्म। क्या लिख रहा हूँ बोलो? फॉर्म। आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म पढ़ा होगा? हाँ जी सर। जहां भी आप जिस भी प्रोफेशनल कोर्स में, सीए में, सीएस में, सीएमए में, जहां पे भी आप रजिस्टर्ड है, आपने सबसे पहले क्या किया होगा? एक फॉर्म लिया होगा, पैसे दिया होगा, प्रोस्पेक्टस के साथ में एक फॉर्म आया होगा। वो फॉर्म जो होता है, ऐसे ही कंपनी की बैलेंस शीट का एक फॉर्म होता है, ऐसे ही कंपनी की बैलेंस शीट का एक फॉर्म होता है। जब हम मैनुअली भेजा करते थे तो उसमें मैनुअली डालना पड़ता था। बिल्कुल ठीक वैसे ही जैसे आप लोग अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करते हैं, ऐसे ही कंपनी की साइट पर ऑनलाइन फॉर्म होता है। वहां पर हमें डाटा फिलअप करना होता है। इनकम टैक्स की साइट पर ये सब डिटेल दी होती है और एमसी की वेबसाइट पर भी डिटेल होती है। ठीक है, बैलेंस शीट की फॉर्म होती है। और यहाँ पर बेटे जैसे फॉर्म के बाद में आपने देखा होगा मैनुअल फॉर्म जो आपने लाए होंगे रजिस्ट्रेशन के लिए, उसमें पता है पहले फॉर्म लिखा होगा, फिर नीचे ना अलग से इंस्ट्रक्शंस लिखी होंगी। जैसे पॉइंट नंबर 1 में नाम ऐसे नहीं ऐसे करना है, सर्किल करना है, ऐसे करना है। ऐसे पॉइंट नंबर 2 में आपको डेट ऑफ बर्थ डालनी है तो ये वाला ऐसे नीचे इससे सर्किल करना है। एक एग्जांपल देके बताया होता है वहां पर बेटे, उसकी इंस्ट्रक्शंस भी दी होती है। हमारे एक्ट में भी ऐसे ही है, पहले बैलेंस शीट का फॉर्म दिया होता है और फिर उसकी इंस्ट्रक्शंस दी हुई होती है। क्योंकि आप जब ये फॉर्मेट पढ़ते हो तो आपको लगता है बहुत ही लंबा चौड़ा, जबकि ऐसा नहीं है। उसमें शुरू में तो फॉर्म होता है और बाद में उसकी इंस्ट्रक्शंस होती हैं टू फिलअप। यहां पर मैं बात करूं, यहां पर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस इसका नाम है, पीएनएल अकाउंट का। और यहाँ पर इसमें भी क्या होता है बेटे, पार्ट 2 में फिर क्या होती है, इसकी इंस्ट्रक्शंस दी हुई होती है। मुझे पता है कि इतनी डिटेल में कोई नहीं पढ़ाएगा और कोई रिस्क नहीं लेना चाहेगा बोर करने का, लेकिन मुझे वो उस चीज से ज्यादा अच्छा लगेगा कि मैं आपको यहाँ पर हंसा हंसा के खिला खिला के पढ़ाऊं के बजाय कि मैं आपको वो चीज कराऊं जो आपने पढ़ ली तो रिजल्ट आए। तो बेटे आज की क्लास मुझे बड़ी ही बोरियत भरी क्लास लेनी पड़ी, मैं खुद जानता हूँ। तो मैं यहाँ पर क्लास ओवर करने जा रहा हूँ एक्चुअली। तो हमारी जो जितनी भी बातें हैं ये क्लास के अंदर, आज हमने थ्योरी की बातें पढ़ ली। अगली क्लास से जो है हम लोग जो शुरू करेंगे नेक्स्ट क्लास में, हमारा जो चैप्टर होगा बेटे, हेडिंग डाल लेना, सबसे पहला चैप्टर हमारा नेक्स्ट क्लास में शुरू हो जाएगा अब, और जिसका नाम है जी, क्या बताओ? सबसे पहला ये वाला, मतलब सेकंड नंबर पे मैंने डाला था, हमारा ये हो चुका है। अब हम करेंगे ये वाली बात, इश्यू ऑफ
शेयर्स। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे बेटे, इशू ऑफ शेयर्स, और ये क्लास हमारी डेली चलेगी 11 बजे से, 11 से 1। वरुण कुछ कहना चाहते हैं, बोलो वरुण। सर जो आपने बेसिक का इंट्रो दिया है हमें, हाँ जी, सर आवाज आ रही है? हाँ जी जो आ रही है। बेसिक इंट्रोडक्शन है, इसकी जो आपने हमें डेफिनेशन कराई है, जो इंस्टीट्यूट ने हमें दी हुई है, अगर हम उसकी जगह अपनी खुद की डेफिनेशन बना के डाल दे तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी? ऐसी प्रॉब्लम अकाउंट में नहीं आएगी कभी, क्योंकि अकाउंट में आपने क्या किया, उस चीज को एक सिंप्लीफाइड वर्ड में लिखा। लेकिन जैसे मान लिया आपका लो वाला पेपर है, जैसे कंपनी लो वाला पेपर है, एक है कंपनी अकाउंट का पेपर और एक है कंपनी लो का पेपर। जब कंपनी लो में आप दोगे तो नॉर्मली क्या होता है कि सेक्शंस का रेफरेंस देके कई बार हम लोग ना डेफिनेशन को डिफाइन कर रहे होते हैं। तो जहां पर भी हम सेक्शन का रेफरेंस देंगे वहां पर सेम सेंटेंस हम यूज करेंगे जो सेक्शन ने बोला है, और जहां पर हम लोग सेक्शन का रेफरेंस नहीं देते वहां पर हम उसको सिंप्लीफाई वर्ड में सेम सेंस में, हमारे पास सेम सेंस डिलीवर होनी चाहिए, हम उसको कर सकते हैं एक्सप्लेन। ठीक है जी। तो जहां पर हम सेक्शन का रेफरेंस देते हैं तो वहां पर हमें क्या करना होता है, सेम चीज हमें बतानी होती है, और जहां सेक्शन का रेफरेंस नहीं देते हैं वहां पर हम एक्सप्लेनेटरी हो जाते हैं, बस रेफरेंस नहीं देना चाहिए फिर सेक्शन का। बोलो जी। सर एक बार ना लास्ट वाला दिखा देना, जो आपने शेड्यूल वाला डिफाइन किया था ना लास्ट में, हाँ पार्ट जी, में, हाँ जी, लो ना, बिल्कुल लास्ट। मैं टेलीग्राम पे डाल देता हूँ ना ऐसा आज, मैं डाल देता हूँ टेलीग्राम पे। ठीक है, मैं टेलीग्राम में डाल देता हूँ उसको आज। चलिए जी, ठीक है बच्चों, तो मैं एंड क्लास, सर, हाँ जी, सर अभी ना मैं ब्रांच की क्लास नहीं ले पाऊंगा, मैंने ना जरा अभी हॉस्पिटल जाना है, अच्छा 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 अच्छा, चलो ठीक है, तो फिर कल से कंटिन्यू आगे कर लूंगा मैं। ठीक है सर? ठीक है जी, ओके जी। तबीयत तो सही है? चलो जी, फिर बेटे हम लोग क्लास ओवर करते हैं। ठीक है, तो मैं इस वाले नोट्स को टेलीग्राम वाले उसमें डाल दूंगा। ठीक है, तो आप लोग वहां से देख लेना, किसी का छूट गया हो तो। अगली क्लास में हम लोग करेंगे और वहां पे हमारे न्यूमेरिकल शुरू हो जाएंगे। ओके बच्चों।